हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, स्पेशली आपके एचटेट के, जो कि आपका 2021, 22 और 23 में, यानी कि आपके 3 सालों के आप इस वीडियो में आपके जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहीं पर दिए गए हैं। तो हम वन बाय वन कर कर सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप भी स्पेशली एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो यदि आप इस सीरीज को देख लोगे, इस वीडियो को देख लोगे, तो यकीन करना कि आपके बिल्कुल, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपके 5 नंबर तो बिल्कुल आराम से बढ़ जाएंगे, सिर्फ यही वीडियो देखने से और कंसेप्ट समझने से। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यह है, मैं बिल्कुल यह समझकर चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको पहले कुछ भी नहीं पता तो आपको देखने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपका 101% 4-5% तो इस वीडियो से, इसी वीडियो के कंसेप्ट पर आने वाले हैं, बल्कि 6 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी 1-2 कम ही बता रहा हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न, यदि 10 आदमी किसी कार्य का 2/5वां भाग 8 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य के शेष को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। समझा देता हूँ मैं दोबारा से। देखिए, बोला गया है कि 2/5 भाग कर देते हैं कंप्लीट 8 दिन में। ठीक है, हमें काम निकालना है कि काम कितना है। अब आप एक बात देखो कि 10 आदमी हैं। ठीक है, ये पूरे काम का, हमें अभी काम का तो नहीं पता कि काम कितना आएगा, तो ये पूरे काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होती है, जो नीचे होता है वो तो होता है आपका कुल कार्य, यानी कि टोटल वर्क, और जो ऊपर होता है वो होता है कि किया गया कार्य। कहने का मतलब यह है कि 2 काम तो आपने कर दिए और 5 काम कुल है। तो यहाँ पर कितना है कि 8 दिन में करते हैं। तो हम मोटा मोटी तौर पर यह बोल सकते हैं कि यदि 2 काम 8 दिन में करेंगे तो एक काम कितने दिन में करेगा, बटा 2, और 5 काम कितने दिन में करेगा, तो 1, 2 चौका 8, 4 की और 5 की गुना कर दो 20। तो कहने का मतलब यह आ गया कि कुल काम कितने होंगे आपके 20, या फिर आप यह मान सकते हैं कि 20 दिन में काम को पूरा किया जाएगा। 20 आ गया हमारे पास। ठीक है साहब, 20 काम आ गया, 20 ही दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया कि 8 दिन में पूरा करते हैं, ये तो हमने देख लिया। तो ये 8 दिन में पूरा करते हैं, कितना, 2/5 भाग इन्होंने 8 दिन में पूरा कर दिया, और कुल काम करेंगे ये 20 दिन में पूरा। तो यहाँ पर काम कितना बचा, मतलब कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12। तो 12 बच गया या नहीं बचा। तो अब बताओ, 20 में से जस्ट आप 8 घटा दो, कितना बचा, 12 बचा। ठीक है, और हमारे पास मजदूर या व्यक्ति कितने थे, 10। तो वही 12 आपसे पूछा गया है। तो व्यक्ति तो वही रहेंगे, मतलब करने वाले तो उतने ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो करने वाले तो आपके उतने ही रहेंगे। कितने, 10 के 10। तब क्या आ गया आपका उत्तर, 10, क्योंकि व्यक्ति ही पूछा है तो उसको करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? अगर ना भी आया हो या तो वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर मैं खुद आपको एक बार, क्योंकि अभी तो मैं आपको जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आराम आराम से। मैं सीधी गूगली बॉल आपके ऊपर नहीं फेंकना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप आराम आराम से समझो। मैं इसको इसी वीडियो में एक बार बीच में या आखिर में बिल्कुल दोबारा से समझा दूंगा, और इससे भी इजी करके समझा दूंगा यदि यह ना समझ में आया हो तो। चलिए एक बार, वो था भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना समझ में आए, पर डोंट वरी, मैं समझा दूंगा, यहीं पर हूँ मैं, भाग नहीं रहा। दोबारा, तो दूसरा समझते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है साहब, 15% लाभ पर, 15%। ठीक है, लाभ कमा है ये इसने 15%। यदि उसने उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचा होता। देखिए यहाँ पर हमें अब नहीं पता कि उसने कितने के बेचे, लेकिन 15% लाभ कमाया है, यह बोल रखा है। दूसरी क्वेश्चन कि 18 रुपये यदि उसने उसने 18 रुपये यदि अधिक बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इस प्रकार से समझो कि आपको 2 वैल्यू दी जाएंगी परसेंटेज वाली, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, एक तो 15% है और दूसरा आपका 18% है। क्या बोला गया कि 15% लाभ कमाया। ठीक है साहब, एक तो आपका 15% उसने लाभ कमा लिया, बस आप बाकी भूल जाओ।
ये 15% आप याद रख लो कि 15% उसने लाभ कमाया। ठीक है, दूसरी बात बोल रहा है कि वह 18% लाभ कमा सकता था। कब? जब वह 18 रुपये, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक यदि वह 18 रुपये बढ़ा दे, जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, यदि वह 18 रुपये बढ़ा दे, तब अब तो उसने 15% लाभ कमाया, फिर वह कमाएगा 18%। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ाया उसने, 18 बढ़ाया है, लेकिन प्रतिशत कितना बढ़ा, 3% बढ़ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 3% की वैल्यू कितनी है, 18। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, बटा 3 कर दो, यानी कि 6। और उसका क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय हमेशा 100% होगा। ठीक है, तो 100% अपने आप में 100% होगा, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो गुना 100 से कर दो, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो 600 ही आपका जवाब है। और यह तो आई थिंक एचटेट का एक अच्छा खासा क्वेश्चन माना जाता है। ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। आसान क्वेश्चन पता कैसे होता है, बताता हूँ। आसान क्वेश्चन आएगा आपका, जो कि आते भी हैं, कि 100 रुपये की वस्तु ले ली और उसने 150 160 रुपये की, मान लो कि 160 रुपये की उसने उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, तो अब बताओ उसने कितना लाभ प्रतिशत कमाया। लाभ कितना, 60, और 100 पर लाभ देखेंगे तो 60%। तो 60% आपका सही जवाब था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया गया था, तो दोबारा बता देता हूँ। एक दुकानदार है कोई, उसको एक वस्तु पर 15% का लाभ कमाता है। वो, मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक पेन लेके आता हूँ, पेन। ठीक है, और मैं ये पेन अभी मेरे पास है, तो मैं जहाँ से लेकर आया हूँ, मैंने अपनी दुकान के अंदर एक पेन को रखा, काफ़ी महंगा पेन है ये। ठीक है, तो मैंने इसको, एक ग्राहक आ गया, उसको बेच दिया। अब मुझे पता है कि मैं कितने के लेके आया था, लेकिन अगर उसने पूछा, अब उस ग्राहक ने पूछा, अरे भाई आप कितना, आपने यहाँ से प्रॉफिट कमाया, मतलब कि लाभ कमाया, तो मैंने उसको बता दिया, भाई मैंने यहाँ से 15% लाभ कमाया। 15 रुपये की बात नहीं कर रहा मैं, 15% की बात कर रहा हूँ। तो वह ग्राहक अब मुझे बोलता है कि भाई आपको 18% लाभ हो सकता था। कितना, 18%। मैंने पूछा भाई कैसे, तो उसने जवाब दिया, यदि आप इसी पेन को 18 रुपये अधिक में बेच देते। 18 मतलब कि यहाँ से यहाँ 18 रुपये का अंतर आ गया। तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो आप अगर प्रतिशत में देखोगे तो अंतर आपका कितना आया, 3%। तो मैं कह सकता हूँ कि 3% इजक्वल टू 18, 3% इजक्वल टू 18। तो 1% बटा 3 कर दो, क्या आएगा आपके, अब 6। और हमने निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि 100%, तो 6 गुना 100, 600। यही हमारा राइट आंसर था। आराम से कर लो, समझ के कर लो। अब भी नहीं समझ आया, दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो। कहते हो तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ, ताकि आप मुझे आंसर बता सको। ठीक है, मतलब कि आपका एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ताकि आप कमेंट बॉक्स में डाल सको। पर हाँ, 2 बार 3 बार 4 बार समझ लो, कहीं से भी समझ लो, पर गलत मत करना मेरे दोस्तों। क्योंकि आपका, मैंने आज जो यह वीडियो पूरी एक PDF है, प्रॉमिस किया है मैंने आप लोगों के साथ कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपके इसी PDF के फॉर्मेट पे आएंगे। जैसे यहाँ है, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको रकम देखने को मिलेगी, बाकी आप कंसेप्ट आपके यहीं रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। यह एक अच्छा लेवल का प्रश्न है, यह कोई हल्का प्रश्न नहीं है, ये एक काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। क्या मैं इसको बाद में करा दूं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। काफ़ी एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रश्न है ये वाला। देखिए ये वाला आप आसानी से कर लोगे, पर आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा पहले। आपने भाग तो दिया होगा, मैं एक रकम लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 120। ठीक है, अब 120 को मैंने बोल दिया कि भाई 120 को आप 5 से भाग दो। ठीक है, अब आप 5 से भाग कैसे दोगे, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 पे गया, 5 दूनी 10, 10 आ गया, माइनस कर दो, कितना बचा, 2, उतार लिया, 0 हो गया 20। अब 5 गुना 4 कर दो, कितना हो गया, 20। तो इसमें से 1 घटा दो, कितना बचा, 0। अब ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो, अरे यार कहाँ चला गया, चलो दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखना, अब की बार चलो कोई और रकम ले लेते हैं। ठीक है, अब की बार मैंने ले लिया, चल 120 ही ले लेते हैं। मैं अब की बार 6 से भाग दूंगा, पिछली बार 5 से देता।
अब यहाँ पे क्या है, ये 5 से ही देना पड़ेगा, ये 4 से दे देता हूँ मैं। हाँ 5 से दूंगा, 5 से नहीं, अब की बार 2 से देंगे। अब देखो, नहीं भाई 5 से ही देना पड़ेगा क्योंकि बाद में जीरो आपको दुखी कर देगी, आपको समझ में नहीं आएगा। 5 को 2 पे लेके जाओ, 5 दूनी कितना हुआ 10, आपने माइनस कर दिया, बचा 2, आपने जीरो उतार लिया। जीरो को मैं थोड़े दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि आपको आपके लिए ईजी हो सके। आपने उतार लिया जीरो, कितना हो गया 20। तब आपने क्या किया, दोबारा से लेके जाओ, 5 चौका 20, 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, कितना हो गया 20। तब आपका शेष क्या बचा, जीरो। अब ध्यान से समझने लगा मेरे दोस्तों, क्या क्या है कि जो ये है जीरो क्या है, शेष, इसको बोलते हैं हम शेषफल। इसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, बोल दिया तो बोल दिया। ये आपका शेषफल है। ये क्या है आपका, ये है आपका भागफल। इन दोनों के पीछे फल फल लगा है, एक सबसे नीचे वाला और एक सबसे ऊपर वाला। ये कभी कभार ऊपर भी लिख देते हैं हम, तो डरिएगा मत। तो भागफल हो गया और शेषफल हो गया। जो आपका यह है, यह होता आपका भाजक। भाजक भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है और विभाज्य भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यह होता है आपका भाज्य, सॉरी ये तो आपको भाजक ही लिखा मिलेगा, ठीक है। यह होता है आपका भाज्य, सॉरी भाज्य, ठीक है। 4 टर्म मैंने बताई हैं, दोबारा से सुन लो। जो आपका बिल्कुल लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, जिससे हमने भाग देते टाइम जो हमारा आंसर आया था ऊपर, वह हो गया आपका भागफल। जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, और जिसको हम भाग दे रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। तो ये 4 टर्म है। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि आप एक काम भी तो कर सकते हो, आप पूछोगे क्या सर। देखना, जो यहाँ पर कितना था हमारे पास 120, मैंने यहाँ पर 120 लिख दिया, ऐसे का ऐसे। अब आप देखो, एक फॉर्मूला होता है क्या आपका, सबसे पहले आप लिखो भाज्य, सॉरी भाज्य नहीं, भाज्य तो ये है ही है, ये तो भाज्य है, ठीक है। यहाँ पर भाज्य, भाज्य बराबर है भाजक। भाजक आपका इस इक्वेशन में क्या है, ये वाला भाजक 5, गुना, यहाँ पर भी गुना कर दिया, गुना भागफल। भागफल, भागफल यहाँ पर कितना है 24, 24, और प्लस आपका शेषफल। शेषफल कितना है भाई हमारा 0, तो यहाँ पर भी आप 0 कर दो। अब आप देखोगे कि सर आप कह तो सही रहे हैं, 24 गुना 5 करोगे तो कितना आएगा 120, और इस तरफ भी आपके पास कितना 120। यानी कि यह एक फॉर्मूला है, बस इसको आप लिख लो, अभी लिख ही लो, लिख के दीवार पे लगा दो, और आपको कुछ नहीं लिखना। जो जो मैं छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊंगा, एक तो आप ये लिख लो, भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य किसे बोलते हैं, जो अंदर होता है भाज्य। भाजक किसे बोलेंगे, जो भाग दे रहा होता है। शेषफल किसे बोलेंगे, जो बिल्कुल बीच में, जो बिल्कुल लास्ट में बचेगा, शेष बचेगा। जैसे कि आपके पास 120 रुपये थे, सभी आपके बच्चे ने, आपके परिवार ने खर्च कर दिए, आप बोलोगे भाई शेष क्या बचा, कुछ तो बचे होंगे। उन्होंने बोला सर 0 बच गए, तो वह होता है। और भागफल, यह होता है आपका ऊपर भागफल, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसको जोड़ देना इसमें, तब आपके पास यह इक्वेशन आएगी। क्या समझ गए, इसको लिख लो, क्योंकि फिर मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ। अगर आपको यह समझ आ गया तो यह आपको बिल्कुल 0% लगेगा, मतलब चुटकियों का खेल लगेगा। कैसा, फिर भी इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। इस मैंने आपको बोल दिया कि 101% इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक, विभाजक, ठीक है। यहाँ से देखो, विभाजक भागफल का 12 गुना है। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर ऐसे करके एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो यदि इसमें शेषफल 36 है तो यहाँ पर आ गया भाई आपका शेषफल कितना आपका 36, ठीक है। अब क्या बोला है, जो जो ये इसका शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, मतलब कि यह हमारा शेष है तो इसका 5 गुना होगा। 36 गुना 5 होता है 180, और ये क्या है आपका विभाजक। विभाजक मतलब कि लो भाजक कर दो, बस भाग तो वही होगी आपका। तो भाजक यहाँ पर आता है हमारा भाजक, ये कितना है, ये आपका भाजक भागफल का 12 गुना। जो यहाँ पर भागफल आएगा इसका ये 12 गुना होगा, और आपका शेषफल का 5 गुना। तो आपका शेषफल कितना है 36, तो 36 गुना 5 180 आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये वाली इक्वेशन पूछी है, हमसे ये वाली इक्वेशन पूछी है। अब इसने क्या बोला है
कि जो ये है, जो 180 है, ये x का 12 गुना होगा। ठीक है, क्या समझे आप? x का 12 गुना होगा। यदि हम x की बजाय यहाँ पर 15 लिख दें तो हमारा काम नहीं चल जाएगा। 15 गुना 12, तभी तो आपका 180 आएगा, और इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं तो इसका मतलब ऊपर 15 आएगा। तब हमने क्या किया था, वही सेम रख दो कि 180 गुना 15 प्लस आपका शेषफल कितना है 36। अब देख लो, अब इसको पूरा सोल्व कर लो। 15 गुना 0, 0 15 अठे 120, हासिल आपका 12, 15 कम 12, 15 कम 15 और 12 27, प्लस आपका 36, यानी कि आपका 2736, जो कि आपका राइट आंसर है। क्या भाई समझ में आया या नहीं आया? चलो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अब देखिए, दोबारा से बता देता हूँ मैं। जो आपका यहाँ पर है, ये होगा आपका भाज्य, यहाँ पर होगा आपका भाजक, यहाँ पर होगा आपका भागफल, और यहाँ पर होगा आपका शेषफल। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के एक नियम में, मतलब जो आपका पूरा प्रोसेस है, इसके एक नियम में एक योगफल में विभाजक, जो आपका विभाजक है, विभाजक मतलब कि भाजक, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। जो आपका विभाजक है वह भागफल का 12 गुना है, मतलब इसका 12 गुना है ये। इस पर अभी मत जाओ। और शेषफल का 5 गुना है, क्योंकि दोनों में से एक आपको क्लियरली रूप से देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया कि तो यदि इसमें शेषफल 36 है तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 36। तो अब देख लो, अब 36 का 5 गुना, क्योंकि भाई यही इसी के बारे में तो बोल रहे हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 180, 180। इसका तो हमें पता चल गया, लेकिन जो ये 180 है ना, ये भागफल का 12 गुना है। तो बस इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 12 कम 12 बचा 6, 15, तो यह आ गया आपका 15। तो अभी तीन की तीन चीज़ हमारे पास है कि जिससे हमें डिवाइड करना है, और जो हमारा भागफल बचेगा, और जो हमारा शेष बचेगा। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमें निकालना ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य, भाज्य का होगा आपका भागफल गुना भाजक गुना भागफल, और प्लस आपका शेषफल। यह होता है बिल्कुल सिंपल सा। अब भाजक क्या है हमारा 180, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, भागफल क्या है हमारा 15, और हमारा शेषफल क्या है 36। तो अब इन दोनों के गुना करके इसको जोड़ दो। 15 की 0 की आप करेंगे, चाहे आप ऐसे भी कर लेना, इसमें भी क्या दिक्कत है, जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लो। तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। तो चाहे आप ऐसे भी कर लो, 15 की 0 की 0, 15 अठे 120, हासिल 12, 15 कम 15 और 12 27, तो 27 प्लस 36 यानी 2736। क्या अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा? अगर अब भी समझ में ना आए तो एक काम करो, वीडियो को थोड़ी सी पीछे लेके जाओ और बिल्कुल आराम आराम से समझने की कोशिश करो। आपको जब मैंने बोल दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। अगर ना भी मिले, यही यूट्यूब चैनल है, नीचे आके बोल देना, स्पेशली आपके पास कॉन्टैक्ट है, बोल देना कि सर यह टाइप तो आया नहीं। भाई ये टाइप आएगा, इससे रिलेटेड इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। चलिए आगे जो आपका यह क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, लेकिन फिर भी हम उठा ही लेते हैं। क्या बोला गया है कि एक आदमी 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। देखिए हम गए 12 किलोमीटर, ठीक है साहब, हम चल रहे थे 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो बताओ हमें कितना टाइम लग गया, खुद ही बता दो, बताओ कितना टाइम लग गया। यदि हम 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेंगे तो हम 12 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे साहब? 4 घंटे में चलेंगे। तो यहाँ पर लिख लो 4 घंटे और जितना किलोमीटर गए हैं वो, ठीक है साहब। इसके बाद बात करी गई है 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो 1 घंटे में 9, तो 2 घंटे में 18, यानी कि 18 2 घंटे में वो गया होगा, क्योंकि 1 घंटे में 9 जाता है। फिर बात करी गई है कि 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो तय करता है। दूरी कितनी गया, वो 24 किलोमीटर। 1 घंटे में यदि वो तय 4 किलोमीटर करता है तो वो कितने में जाएगा, 24, 6 घंटे में जाएगा साहब। बस अब देख लो कितनी दूरी आप गए हो और कितना आपको टाइम लगा हो। क्यों? क्योंकि यही तो पूछा कि संपूर्ण दूरी तय करने के लिए औसत चाल क्या है। तो वही तो होगा आपका 12 और 18 30 और 24 आपका 54, यानी आप कुल मिलाकर 54 किलोमीटर गए। और आप कितने घंटे में गए, 4 और 2 6 और 6 12।
तो आपको जस्ट इतना सा कर देना है कि कुल दूरी बटा में कुल टाइम। अब इसको काट दो, कितने पे कटेगा, ये 2 पे भी जा सकता है, 27 आ गया, और 2 पे यहाँ पे कितना आएगा 6। अब तो ये 3 पे जा सकता है, 3 दूनी 6, ऊपर बच गया 9। अब ये 4 एकम 4, 4, तो 4.5 किलोमीटर, यानी कि आपकी अगर औसत चाल देखी जाए तब आपको 4.5 किलोमीटर आपने 1 घंटे में तय की है। बिल्कुल तोड़कर, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब भी आपको समझ में ना आए तब घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैथ्स है। हो सकता है कि बहुत सारे लेडीज इसको देख रही हो क्योंकि उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा, तो एक काम कीजिएगा, इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, तब समझ लो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से पूछ लो, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे आई हैं। पर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके एक एक करके मैंने इसी वीडियो से आपको कन्फर्म बोल दिया कि 5 से 6 नंबर आपके 101%। यदि आप ये 14-15 कंसेप्ट हैं, इनको यदि आप कर लोगे तो आपके 100%, 10 में से 5 या 6 नंबर तो आपके इसी वीडियो से डायरेक्ट बनेंगे। और आप क्या लोगे, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, लेकिन आपको यहाँ से मिलते जुलते कुछ फॉर्मूले, कुछ जो कंसेप्ट है, बस उनको पढ़कर जाना है और कुछ नहीं करना। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा। देखिए, एक तो वर्ग, वर्ग का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वेयर। ये मतलब कि स्क्वेयर की क्या खास बात है कि इसकी 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, एक होगा आपका आयत, यह है आपका आयत। आयत की क्या खास बात है कि इसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है। आयत की ये खास बात है। इसकी ये वाली भुजा जिस पे मैंने रेड कलर किया है, ये वाली इसके बिल्कुल बराबर है, और जो ब्लू वाली है वो उसके बिल्कुल उसके सामने के बराबर है। तो आयत और वर्ग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, वर्ग की। तो हम पहले तो सबसे पहले वर्ग ले लेते हैं। यह रहा आपका एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। चलिए, इसमें क्या बोला कि 50% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी एक भुजा को मान लेंगे। मैंने मान लिया कि इसकी एक भुजा है भाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और इसकी ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर होंगी। क्यों, क्योंकि भाई ये वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब इसका, अब क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्षेत्रफल के फॉर्मूले आप जरूर याद करके जाना। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, बस। तो भुजा कितनी है, सभी भुजाएं बराबर तो ही है, तो 2 गुना 2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्योंकि जब भी आप क्षेत्रफल का आपका आएगा तो वो स्क्वेयर में आएगा, मतलब। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पर आ गया हमारा आंसर। अब बोला है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए। यह भुजा है, अब यह 2 सेंटीमीटर की है, यदि हम इसमें 50% यानी 2 का 50% यानी कि 2 का आधा कितना होगा, 3। तो यह बोल रहा है अब कि यदि हम इसमें क्या कर दें, अब इसको 3 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 3 कर दें और इसको 3 कर दें, तब जो आपका नया क्षेत्रफल है वह क्या होगा। तो वह होगा भाई हमारा, पहले 2 गुना 2 था, अब 3 गुना 3 हो गया, अब क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पहले हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर था, अब क्या आ गया, अब क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब पूछा यह है कि इन दोनों क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। सेंटीमीटर को भी आप मारो, सेंटीमीटर स्क्वेयर को आप मारो गोली, 4 और 9 याद रखो, 4 और 9, पहले 4 था अब 9 आ गया। अब कितना प्रतिशत बढ़ा, देखिए, यदि आप 4 में, यदि 4 का 100% कितना होगा, 4 हमने वो जोड़ दिया, और 4 का 25%, क्योंकि 9 बनाना है हमें, तो एक बार तो हमें 4 में 4 जोड़ दिया और एक बार इसका चौथा हिस्सा, मतलब कि एक बार तो हमने 100% जोड़ा और एक बार इसका चौथा हिस्सा यानी कि 25% जोड़ा, यानी हमने टोटल मिलाकर 125% बढ़ोतरी की है। तो हमारा उत्तर भी वही है, हमारा सही जवाब भी वही है। क्या अब आपको समझ में आया या नहीं आया, बता दो फटाफट से। तो जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया दोबारा से मैं यहीं पर अभी समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका जैसे कि वर्ग दिया है, यहाँ आपका घन भी आ सकता है, घन आ सकता है, और आपका आयत आ सकता है, और यहाँ पर आपका वृत्त भी आ सकता है। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, तो वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपका इसका होगा वृत्त का, वृत्त मतलब ये आपका सर्कल गोलाकार होता है, तो इसका क्या रहेगा आपका, इसके अंदर आपका एक होता है त्रिज्या आर, वो आपका
पूछा जा सकता है। अगर हम इसी त्रिज्या को पूरा बढ़ा दें तब हो जाता है आपका 2r। 2r को हम बोलते हैं d, डायमेंशनल, यानी कि आपका व्यास, और इसको हम बोलते हैं त्रिज्या मतलब कि r। और एक होता है आपका, अगर पूरा इसका हम चारों तरफ का निकालने की कोशिश करें उसको हम बोलते हैं परिधि, 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 रहेगी या 3.14 रहेगी, जो कि आपको एग्जाम में दी हुई मिलेगी। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब एक भुजा ये इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। क्षेत्रफल ही आपसे पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तब आपका रहेगा ये वाली भुजा इसके भुजा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई। घन शायद आपसे ना भी पूछे। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसी प्रश्न में। अब के बार हम प्यारा सा एक चित्र भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वर्ग की बात करी गई है, तो हम सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ग बनाते हैं इस प्रकार से। थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाता हूँ बिल्कुल प्यारा सा। देखिए, हमने ये एक वर्ग बना दिया। अब बात क्या कर रहा है एग्जामिनर में, एक और इसके साथ वर्ग बना देता हूँ, क्योंकि हमने बाद में तो एक बनाना है ही है जब बढ़ोतरी करेगा, तो मैंने पहले ही इसको बना दिया। अब बातें क्या हो रही है, अब बात सुनिए आप ध्यान से। क्या बोल रहा है कि 50% की वृद्धि करी गई है, तो हमें कोई भुजा दी नहीं गई है, तो लेकिन हम वैसे ही मान लेते हैं। तो मैं वैसे ही इसको मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। मैंने पिछली बार 2 माना था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर कि यह 4 सेंटीमीटर है। सभी भुजा बराबर होती है, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है कि इसका 50% बढ़ा दिया, 4 का आधा, यानी 4 का 50% कितना होगा, 2। तो पहले 4 थी, अब कितनी होगी, 6। अब तो 6 ही होगा, पहले 4 था तो 6, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 हो गया। अब पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, किसका, पहले वाले का क्षेत्रफल बता दो। भुजा गुना भुजा मतलब कि 16, और दूसरे का कितना होगा, भुजा गुना भुजा कितना, 36। भाई आया या नहीं आया। यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 गुना 6 भुजा, और इस तरफ क्या करोगे, 4 गुना 4, क्यों, भुजा है भाई। तो अब यहाँ पर था 16, पहले हमारे पास आया था 16, और जो अभी नया डेटा आया है हमारे पास वो आया है 36। अब ये पूछा है कि जो ये 16 है और ये जो 36 है, इनमें कितना फ़र्क है, और वो भी प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत में याद कैसे रखोगे आप, बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह हमारा 100% है। ठीक है साहब, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 16 बराबर है 100%, ठीक है, तो 1 बराबर है बटा 16 और गुना में 36 आ जाएगा, 36। ठीक है, क्योंकि 36 के बारे में हमने बताना है। तो बस अब इसको काट पीट दो। कैसे काटोगे, 4 पर आप काट सकते हो, 4 निमा 36, चौक चौक 16, और यहाँ से आप काट सकते हो 4 एकम 4, यहाँ पर चला गया 25 पे, कितना, हाँ 25 पे। ठीक है, अब 25 गुना 9 कर दो, कितना हो गया आपका, 225। 225 होगा ये 36, और 16 कितना था, 100%। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 100%। इसमें से घटा दो, कितना बचा, 125%। तो दोनों मेथड से मैंने करवा दिया। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको ईजी लगे उससे कर लो, लेकिन कर लो आप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे आते हैं। तो इसका हमने आंसर देख लिया। चलिए अब एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम। किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी आदमी को 20% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है कि जिस रेट पर हमने उस वस्तु को खरीदा था। जिस रेट पर, जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको हम C.P ऐसा करके लिखते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 72,000 रुपये में हमने सामान बेचा। मान के चलिए कि आपके घर में एक बहुत बड़ी अलमीरा थी, आपने उसको 72,000 रुपये में बेच दिया, और आपने वो 2 साल पहले खरीदी थी। जब आपने कैलकुलेट किया और आपने चाय समोसा पार्टी कर ली, क्यों, क्योंकि भाई आपको ये 20% एक्स्ट्रा पैसे दे की गई है। 20% यानी आपको लाभ हुआ है। ठीक है, कितने का, 20% का। तो 100% की तो वो आपने ली थी, और 20% आपका इस पर लाभ हो गया। तो कुल कितनी वैल्यू हो गई भाई, 120% तो हो गई। समझ में आया या नहीं आया। 20% का आपको हो गया लाभ, 100 की तो वो आपने ली थी, 20 यानी 20 उस पर रख दो, 120% तो है ये। तो आपसे उस वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य पूछा गया। कहने का मतलब है कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। तब कैसे निकालोगे, 120 को इसके नीचे रख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, लाल पेन से काट देता हूँ मैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 छक्का 72, डबल जीरो इसके पीछे है तो 6 के पीछे 2 जीरो और 2 जीरो ये वाली, तो 4 जीरो, यानी कि आपका 60,000 रुपये। यानी कि वो अलमीरा आपने 60,000 रुपये की ली थी, जिस पर आपने 20% का लाभ कमा लिया और 72,000 रुपये की बेच भी दी और आपने चाय समोसा पार्टी भी कर ली। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो 1 मिनट 2 मिनट बैक करके इसी वीडियो को आप दोबारा से देख लो, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हीं कंसेप्ट से आपके 5 से 6 नंबर 101% बढ़ेंगे। आपका 10 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, जिसमें से आपके 10 में से आपके 5 या 6 तो इसी वीडियो के कंसेप्ट से आने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल आपको गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन अगर यदि आप समझोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर रहे हैं कि एक क्लास के अंदर 150 बच्चे हैं, टोटल मिलाकर 150 बच्चे हैं। अब एक पेपर दिया, अब उनके जितने नंबर आए हैं ये बोला गया कि औसत अंक 35 है। 150 बच्चों द्वारा औसत अंक 35 है, ठीक है। कुल कितने बच्चे हैं? 150। अब हो सकता है कि किसी के 100 मार्क्स भी आए हो, किसी के 15 नंबर भी आए हो, लेकिन एक औसत, औसत का मतलब है कि यदि आप 150 जितने बच्चे हैं गुना 35 करोगे तब इसका आपका टोटल नंबर निकल कर आ जाएगा कि इतने नंबर थे टोटल। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं कि यदि इनमें से पास बच्चों का औसत प्राप्त अंक 39 है, तो हमने यहाँ पर आपको एक्स मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया कि भाई जो बच्चे हैं जो पास हुए हैं वो कितने हैं, वह है आपके एक्स। याद रखिएगा कि कुल 150 बच्चे हैं तो पास कितने हुए? एक्स बच्चे, और एक्स बच्चों का प्राप्त औसत अंक कितना है? 39। ठीक है साहब, तो अंक कितने हो गए? 39 एक्स। ठीक है। और जो आपके अनु अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हो गए तो उनका कितना है? प्राप्त औसतांक है 15। बस इसको थोड़ा सा समझ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल कितने बच्चे हैं? 150। 150 का प्राप्त औसतांक है 35, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्स है वह है आपके पास हुए बच्चे, हमें नहीं पता कि कितने हैं, इस वजह से हमने इसको एक्स मान लिया। और आपका 39 इसका क्वेश्चन में ही दिया है, तो इस वजह से हमने 39 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गए हमारे 39 एक्स, क्या हो गए? हमारे नंबर आ गए साहब। ठीक है। अब 150 माइनस एक्स कर दो, क्यों? क्योंकि भाई यही बच्चे तो फेल हुए हैं, टोटल 150 हैं, एक्स बच्चे पास हो गए, तो जो बाकी बच्चे बचे वह तो फेल हो गए, और इनका औसत कितना दिया है? 15। ठीक है, तो अब जो भी नंबर आएंगे वो इनके हैं। तो अब हमने क्या देखा, यदि आप क्या करो 100, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई 150 कितना होगा? 0। 15 गुना 5 75, बचा आपका 7। 15 एकम 15 और 7 22। ठीक है, -15 एक्स, ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, यदि हम फेल हुए बच्चों और पास हुए बच्चों दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नंबर तो आ जाएंगे कि जितने बच्चे क्लास में हैं उनके कितने नंबर हैं, तो यह हुए थे हमारे पास। तो इसको जोड़ दो, ये वाला आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना? +39 एक्स इजक्वल टू कितना? वही वही लिख दो आप, 150 बच्चे हैं, प्रत्येक का 35 औसतांक है। वैसे आप इसके आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपको मल्टीप्लाई से बचना है तब आप यहीं पर इसको काट पीट देना। आपका अब क्या आएगा? अब देख लो आप, अब देख लो भाई, अब क्या? माइनस का 15 एक्स प्लस का 39 एक्स, तब आपका 24 एक्स बचेगा प्लस का। और उस तरफ आप यदि, अब आप तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, 35 की और 0 की, 0 35 की और 5 की, 35 दूनी 70 दूनी 140 और 35 175, तो हासिल आपका गया 17। 35 एकम 35 और 17 52, तो 5250। अब जो ये यहाँ प्लस का है उस तरफ जाकर यह माइनस का हो जाएगा, तब कितना बचा आपका? 5000, क्योंकि 5250 में से 2250 चले गए, तब आपका 5000 बचेगा, पूरा 5000। और इस तरफ है आपका 24 एक्स, तो हम एक्स को यहीं पर रखेंगे, 24 को इसके नीचे लेकर जाएंगे। क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? तो 24 को यदि हम नीचे लेकर चले भी जाते हैं तो एक बार इसको काट कर देखना, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 बचा, 24 एकम 24। क्या कुछ, आई थिंक कुछ मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, देखो थोड़ा सा, 5250 में से 2250 यदि हम घटा देते हैं तब हमारे पास आएगा 3000। ठीक है, तो यहाँ पर 5000 नहीं 3000 है, और 3000 यहाँ पर था 24 एक्स, तो एक्स को हम यहीं पर रखेंगे और 24 को इसके नीचे लेकर जाएंगे। तब देखो अब कटेगा ये, 24 एकम 24,
बचा कितना, 6 उतार ली हमने 0। 24 दूनी 48, बच गया हमारे पास 12, उतार ली हमने 0। 24 पंजा 120, तो वही 125 हमारा आंसर है। हो सकता है कि जो लोग पहली बार देख रहे हो उनको ये x कहाँ से आया, इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों की, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझने में देरी हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल आहिस्ते समझा रहा हूँ भाई। अगर नंबर लेने हैं तो समझना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल प्यार से समझाया है। तो एक काम करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो डायरेक्ट मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर पूर्ण वर्ग का मतलब है कि जो पूरा वर्ग है किसी न किसी नंबर का, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा है, लेकिन बिल्कुल आपको आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। कि पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जो किसी ना किसी नंबर का पूरा पूरा वर्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया, क्या 25 किसी का वर्ग है? हाँ, किसका? 5 का। हम वर्ग कैसे निकालते हैं कि किसी भी नंबर का 2 बार यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसी नंबर के साथ, मतलब कि तो आपका क्या निकल कर आएगा, वही उसी संख्या का पूर्ण वर्ग। जैसे कि मैंने 3 लिख दिया, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 9। यदि मैंने 6 लिख दिया, 6 का वर्ग कितना होगा, 6 गुना 6 कितना हो गया? 36। मैंने 8 लिख दिया, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 गुना 8 64। तो इस प्रकार से निकालते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं एग्जामिनर यहाँ पर, कि सबसे छोटी संख्या हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो जो कि आपकी 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है साहब, 4 से तो हमें पता लग गया, 5 से भी पता लग गया, 6 से भी पता लग गया। जो आपको 15 है, 15 होता है आपका 3 मल्टीप्लाई 5, 3 गुना 5। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से भी भाग होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और 5 तो यहाँ पर पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं। 18 आपका 6 और 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब कि आपकी 3 पहले से ही यहाँ पर और 6 भी। कहने का मतलब है कि आपकी 3, 4, 5, 6 इन 4 डिजिट से आपकी कोई भी पूर्ण जो वर्ग है वह विभाजित होना चाहिए। तो हमारे पास अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं उनको देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम 800 को देखते हैं कि 800 3, 4, 5 और 6 से भाग है। तब आप बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भाग देने लग जाएंगे, लेकिन इसको पहले ही रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने बात की कि पूर्ण वर्ग संख्या, और 800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 900 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि 900 होता है आपका 30 का वर्ग, यानी 30 गुना 30 करेंगे तो 900 होगा, 800 नहीं होता भाई। तो 800 को तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है 225। तो 225 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप 15 गुना 15 करोगे तब आपके सामने आएगा 225। ओके, लेकिन अब आप देखो, क्या 225 आपका 3, 4, 5 और 6 से भाग होता है? तो हमने 5 का तो देख लिया कि सर 5 से तो होगा। अब 3, क्या 3 से ये भाग होता है? नहीं होगा। 4 से भाग होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 से कौन लोग भाग होंगे? जिसके पिछले 2 डिजिट 4 से भाग हैं। यहाँ पर 25 है, 25 4 के पहाड़े में नहीं आता, 24 आता है, तो इस वजह से यह भी नहीं होगा। इसके बाद हम अब बात करते हैं 900 की। चलिए 900 तो आपने उत्तर देख ही लिया, ठीक है, तो फिर भी आपको बता ही देता हूँ। 900 को लिखो, 900 किसका पूर्ण वर्ग है? 30 का। तो 30 गुना 30 होता है आपका 900। अब 900 आपका 3, 4, 5 और 6 से क्या भाग है? देखिए, जो आपका 5 का रूल है, 5 से कौन सी संख्या भाग होगी? जिस भी संख्या के पीछे 0 आ जाता है वह आपकी 5 से भाग हो जाती है। तो इस संख्या के पीछे तो 2 बार 0 है, तो क्या होगी? हाँ बिल्कुल होगी। 1 बार 0 आए, 2 बार 0 आए, कितनी बार भी 0 आए तो वह संख्या 5 से भाग होगी। इसका मतलब 5 वाला रूल तो इस पर परफेक्ट हो गया। क्या 6 से ये संख्या भाग होगी? हाँ 6 से भी होगी, क्योंकि यदि आप 6 के अंदर क्या क्या है? 2 और 3, यदि यह संख्या 2 और 3 से भाग हो जाती है तो यह 6 से भी भाग होगी। और 2 का रूल क्या कहता है कि यदि संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तब वह संख्या पूरी 0 से 2 से 4 से, मतलब 2 से भाग हो जाती है। तो यहाँ पर तो 0 है, इसका मतलब यह 2 से भी भाग है। 3 का रूल आपका कहता है कि 3 का मल्टीप्लाई हो, तो 3 का मल्टीप्लाई तो है 9। और 3 का रूल क्या कहता है? यदि पूरी संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाता है, 9 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसमें क्या है? 9 है, तो 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बच गया, यानी पूरा पूरा कट रहा है ये। तो ठीक है, 3 या 9, 3 बार जाएगा ये। तब क्या हो गया? 3 से विभाजित, बचा क्या आपका? बच गया 4।
अब आप 4 को इससे देख लो काट कर, क्या 4 का रूल क्या कहता है कि 4 के जो 2 लास्ट के डिजिट हैं 2, चाहे वो 0 हो, यदि वह 4 से विभाजित है, यहाँ पर डबल जीरो है, डबल जीरो का मतलब क्या है भाई, 100 ही तो रहा होगा। यदि हम 100 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा 25 टाइम्स पर, 25 बार पर। तो इसका मतलब है कि आपका 900 इज द राइट आंसर। क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि आपकी जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वह कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखो, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक का मतलब कि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, ये ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कि कहाँ तक चलेंगे। यह क्या है, आपके प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण संख्याएं, जहाँ पर पूर्ण संख्याएं आए, सिर्फ यहाँ पर क्या था, पूर्ण वर्ग था, लेकिन मैं पूर्ण संख्याएं पूछ रहा हूँ। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्राकृतिक आपकी 1 से, पूर्ण आपकी 2 से। पूर्ण मतलब कि वोल नंबर, और प्राकृतिक मतलब कि आपका नेचुरल नंबर। सम संख्याएं आपकी 2 से स्टार्ट होती हैं और 2 2 के गैप पर, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। विषम संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 2 के गैप पर, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से। तो यह छोटी छोटी बातें जो कि आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प देंगी। एक काम जरूर कर लेना मेरे कहने से, कि जस्ट आप 20 तक के, एक बार आप 20 तक के पहाड़े याद करने की कोशिश कर लेना। पहाड़े याद कर लो और एक आप स्क्वायर याद कर लो कहीं पर, गूगल से आप डाउनलोड कर लो। अगर गूगल से भी ना मिले तब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कल के लेक्चर में। कल मैं आपको सुबह टेलीग्राम में मैं क्या करूंगा, 1 से 30 तक के स्क्वायर अपलोड में यहाँ पे वीडियो के अपलोड होने से पहले ही, या वीडियो के अपलोड होने के बाद में क्या करूँगा आपको, क्योंकि तभी तो आपको पता लगेगा वीडियो अपलोड होने से पहले कैसे करवा दूंगा मैं। वीडियो अपलोड होने के बाद में क्या करूँगा, एक चार्ट बनाकर 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, या फिर हाँ 20 तक आपके लिए सही रहेगा। 1 से 20 तक मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए वर्ग लिख दूंगा, यानी स्क्वायर लिख दूंगा। एक तो वो, और एक पहाड़े, पहाड़े तो आप खुद ही लिख लोगे। तो यह काम मेरा है कि मैं स्क्वायर वाली वीडियो, स्क्वायर एक आपका आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। जो यह क्वेश्चन है आपका, यह थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गया उनके नंबर पक्के हैं। कैसे, बिल्कुल आसान वे में समझाऊंगा। दिया है हमारे पास x+1/x, यह तो हमें दिया है 5, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x³ +1/x³, इसकी हमें वैल्यू का पता करना है। तो ये x³ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्योंकि क्यूब लिखा नहीं जा रहा था तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ। अब आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक हमें दी गई है वैल्यू, तो दूसरी हमें निकालनी है। ध्यान रखिएगा, जो इस तरफ की वैल्यू है इसको आप मान लो a। ठीक है, यदि स्पेशली क्यूब की बात कर रहा हूँ, यदि क्यूब दिया हुआ है तब, क्योंकि यदि क्यूब निकालना है, यदि क्यूब वाला सवाल कोई निकालना है तब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, यदि जहाँ पर आपको 3 पावर निकालने को मिले, तब आपको एक काम करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि a⁻³ माइनस a×3, बस इतना, यही फॉर्मूला है और आपका, आपके आंखों के सामने आपका जवाब होगा। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? ये आपको दिया है, ये वाला आपको निकालना है। आप इसको a मान लो, a मान लो a। और कब मानना है, जब आपको पावर 3 निकालनी हो और जब इस तरफ पावर 1 दी गई हो। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला याद रख लो कि हमारा जवाब क्या होगा, a⁻³ माइनस a×3। ए हमने कितना माना है 5, तो 5 की पावर जब हम 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 125, माइनस a मतलब कि 5×3 माइनस की 15। 125 में से 15 गया 110, तो वही तो है आपका आंसर। आंसर काफ़ी शॉर्ट तरीके से लेकर आए हैं, शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट तरीके से हम लेकर आए हैं, लेकिन आपको यह 1 2 बार वीडियो को इसको देखना पड़ेगा, स्पेशली इस कंसेप्ट को आसानी से ही समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर यदि वैल्यू कुछ सिर्फ एक एक है, क्योंकि एक को तो हम लिखते नहीं, यदि पावर क्यूब घन आपसे पूछा है तब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। आज की इस वीडियो का सबसे आसान सवाल, और आपको इस प्रकार का एक आपके एचटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। क्या है, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे? आदमी कितने हैं? 25। फसल को कितने दिन में काटते हैं? 60 दिन में। ठीक है, तभी तो आपके पास कुल फसल निकल कर आई होगी।
तो 10 आदमी, तो जितने आदमी पूछा है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो और उसको जस्ट पूरा पूरा आप काट दो। कितने दिन में काट देंगे? यहाँ पर हमने 0 से 0 काट दिया, ये वाला क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा है ही नहीं, तो ऊपर बचा 25 छिक्का 150, तो वही था आपका आंसर। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आसान, यह सबसे आज का इस टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ, साथ साथ में आपके ये यहाँ पर डेट्स भी दे रखी हैं भाई, ये भी चेक कर लेना कि यह किस एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये प्रत्येक क्वेश्चन के आखिर में दे रखी है। थोड़ा सा आपका यह क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट टाइप का हो सकता है, लेकिन मैं इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। देखिए, एक होता है आपका एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एक होता है आपका सीआई यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है, मान के चलिए कि आपका एक दोस्त है, आपसे 100 रुपये आज वो लेकर गया, 100 रुपये, और आपने उसको बोला भाई मेरी बात सुन, इस पर तेरा 2% तेरा 2% ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज, जो हम आमतौर पर अपने एक दूसरे के साथ गांव में भी लेन देन करते हैं। ठीक है, तो वो 100 रुपये लेकर गया था 2% के हिसाब से। ठीक है, तो 1 साल के बाद कितना हो गया, 102 रुपये। ठीक है साहब, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या बोलता है कि यही ब्याज मतलब कि आपके ब्याज पर ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। मान के चलो कि 1 साल के बाद वो दे गया 102 रुपये। मान के चलो कि 1 साल के अंत में वो आया आपसे कहने के लिए कि भाई मेरे पास अब की बार तो पैसे नहीं हैं, 102 रुपये तेरे बन गए, तो मैं एक काम करता हूँ अगली साल 102 और बन जाएंगे, तो मैं आपको सीधे 204 दे दूंगा। आप बोलोगे हाँ भाई 102 इस साल के बनेंगे, 102 इसे अगले साल के बनेंगे, तो 104 हो गए, अगले ही साल दे देना। लेकिन सीआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यह क्या बोलता है आपको, ब्याज पर ब्याज, जो 1 साल के आखिर में आपको 2 रुपये ब्याज के मिले थे, ये आपका उस पर भी ब्याज लगाता है, 2% और यह ब्याज लगा देगा, 0.4 पैसे आपको मिलेंगे, 40 पैसे हो जाएंगे। यह कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाता है सीआई। और एसआई क्या करता है, आप चाहे 50 वर्ष के लिए पैसे उधार लें या 100 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए, उस पर ब्याज आपका समान एक ही रेट से मिलेगा। यदि यह आपने समझ लिया तो यह क्वेश्चन अब कोई बड़ा तीर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो गया। मान के चलो कि आपने 100 रुपये दिए थे, तो 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 ईयर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो दोगुना मतलब कि 200 रुपये आपने ले लिए। अब ये बोल रहा है कि तो कितने वर्षों में यही ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। मतलब अब एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि अब 800 रुपये, क्योंकि यहाँ पर दोगुना हुआ था, अब 800 रुपये कितने टाइम में हो जाएगा। 800 रुपये की बात कर रहा है कि 800 रुपये कितने टाइम में हो जाएगा। देखिए, देखिएगा, अगर यह होता एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, तो हम तो वही ब्याज दर लगाते। ठीक है, तो हम तो उतना ही ब्याज लेते। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें साल के आखिर में जितना ब्याज मिला तो उस पर भी ब्याज लगता है। यह होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चाहे इसमें दर भला ही सेम हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही है कि 1 साल के आखिर में जो भी आपको ब्याज मिला उस पर भी आपको अगले साल ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब आपको क्या काम करना है, एक बात देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में, यह कितने टाइम में हो रहा है, 15 वर्ष में क्या हो गया, ये दोगुना हो गया। ठीक है साहब, 15 वर्ष में। अब बोल रहा है ये कि 8 गुना, 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, ये 8 गुना, 8 गुना। ठीक है, पहले कितना हुआ ये 15 में, 2 गुना। तब आप क्या करो, इसको इसको 2 की फॉर्म में तोड़ लो। हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, यानी हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जो ये पावर आएगी इसकी, और आप सालों की सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 15 या 45, तो वही होगा आपका जवाब। क्या हुआ आपका, 45। इस प्रकार के क्वेश्चंस को, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है उसकी बात बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, तब आपको यही करना है भैया। कितना, 45। दोबारा से देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो। आज की इस वीडियो का एक और सबसे आसान और बिल्कुल कम समय खाने वाला, मैंने आपको एसआई और सीआई का कंसेप्ट थोड़ा सा बता दिया। अब एक बात देखो, यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 साल में, जो मान के चलो आपका एक दोस्त है, वो 100 रुपये ले गया, इसका क्या नाम है, राम, और आपका एक दोस्त है श्याम, वह भी आपसे 100 रुपये ले गया,
लेकिन राम को तो दिया आपने एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट पर, और इसको दी सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब बताओ 1 साल के बाद ये दोनों अपना अपना ब्याज लेकर आएंगे। अब मुझे ये बता दो कि राम आपको ज़्यादा ब्याज देगा या फिर श्याम। कंफ्यूज मत हो, राम ज़्यादा ब्याज देगा या फिर श्याम। तो बता दूं 1 साल तक आपका एस आई और सी आई दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने पहले क्या कहा था कि जो आपका सी आई है मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज। भाई जब 1 साल के बाद यदि आपको कोई ब्याज देकर चला गया और पूरा ही वह उसका पूरा खाता क्लियर करके चला गया, तो वह अगली बार क्यों आएगा, यानी वह ब्याज पे ब्याज क्यों देगा। उसने तो एक ही बार में अपना पूरा काम खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि 1 साल के लिए एस आई और सी आई दोनों के दोनों बराबर होते हैं। यह कंसेप्ट समझ लो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका इसी पर है। बोला क्या गया कि 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों के साधारण ब्याज यानी एस आई और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई में कितना अंतर है। कितना है 5,000 रुपये। 2 सालों के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का ठीक है, 5,000 गुना 12 क्या है आपकी दर, और आपका 1 साल का निकाल लो आप रेट। ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम होगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी दोनों सेम होंगे। तो जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 12×5 = 60 और पीछे है 1 जीरो, तो 600 रुपये बचा। पहले साल के आखिर में ये व्यक्ति आपको 600 रुपये ब्याज के तौर पर दे कर गया। अब क्या बोला है कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 सालों का अंतर। अब तो दूसरी साल के लिए मतलब पहली साल के लिए एस आई और सी आई दोनों बराबर होते हैं, तो वह उस केस में भी 600 रुपये मिलेगा और इस केस में भी 600 रुपये मिलेगा। लेकिन दूसरी साल के अंत में आपको साधारण ब्याज मिलेगा 600 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको 600 रुपये तो मिलेगा ही, और साथ में क्या मिलेगा आपको 600 रुपये पर भी उतनी ही ब्याज दर से आपको 12% था, उतनी ही ब्याज दर से आपको उसका भी ब्याज मिलेगा 12×6 = 72, तो इतना 72 और मिलेगा। अब आप देख लो अंतर कितना है, 600 इस तरफ भी है 600 इस तरफ भी है, बचा क्या 72। तो यही था हमारा 72 रुपये का अंतर होगा। क्या समझ में आया? यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना। और फाइनली आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न, एक प्रश्न मैंने ऊपर भी छोड़ रखा है जो कि आपको अभी दोबारा से मुझे करवाना है, लेकिन पहले एक बार इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैं इसको डिफ़िकल्ट रहने नहीं दूंगा। बोला क्या गया है कि 5a + 1/3a = 5। क्या इतना समझ में आया? और पूछा है हमसे 9a² + 1/25a², तो इसका मान क्या होगा। अब देखो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 25 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 9 दिया है, यानी कि यह कहीं ना कहीं स्क्वायर की तो बात कर रहा है, लेकिन ये कर उल्टी रहा है। क्योंकि अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर दिया है आपका 5, यहाँ पर 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे दिया 9। 25 नीचे है, तो इसका मतलब हमें नीचे ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हमने डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमने नीचे 5 बनाना पड़ेगा। अब आप देखो यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को, नहीं, यदि मैं इनको क्या है 5a + 1/3a, ये इक्वेशन है, ये a है, ठीक है। यदि मैं इसको, और बराबर है आपका 5, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं जिससे हमारा ऊपर क्या बन जाए 3। यदि मैंने ऊपर 3 बनाना है तो मुझे 3 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी ही होगी। यदि मैं यहाँ पर 5 लिख दूं तो 5 से 5 नहीं कट जाएगा, ऊपर 3 ही तो बचेगा। तो इस तरफ भी मुझे इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस तरफ भी, क्योंकि यदि आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो सभी प्रत्येक नंबर पर आपको उसके साथ वो रूल के अंदर उसको लेकर आना पड़ेगा। तो अब काट दो, अब 5 से आपका 5 चला गया, ए बच गया, तो 3 इस तरफ, तो 3a बच गया। यहाँ पर आपका 3 से 3 कटा, a है नीचे और 5 है, तो ऊपर 1 और नीचे 5a। यहाँ पर क्या है आपका 5 से 5 कट गया और यहाँ पर 3। अब देखो आप, अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को। कैसे बनेगी साहब? बस इसका सीधा आप स्क्वायर कर दो, इसका पूरे का आप, या इसका अलग से स्क्वायर और इसका अलग से स्क्वायर। यदि हम 3a का स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास आएगा 9a²। भाई यही तो हमें चाहिए, प्लस 1/5 यानी कि 1/25a² हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए।
प्लस यह हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 2ab। ए क्या है हमारा पास 3 और बी क्या है हमारे पास 1/5 और बराबर क्या रहेगा आपका 9। ठीक है, मैंने 9 इस तरफ लिख दिया। अब समझने की अब आप कोशिश करो। अब आप क्या समझोगे? सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बीच में मुझे पता नहीं चला कि स्क्रीन कब बंद हो गई थी। मुझे पता भी नहीं कि कौन से क्वेश्चन पर हम लोग आए हुए थे। तो आई थिंक मैंने वो पिछला क्वेश्चन पूरा ही करवा दिया होगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन को भी करवा दिया, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया कि स्क्रीन पिछले 10 मिनट से बंद है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 दिया गया है क्वेश्चन में। आज का हमारा सबसे फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि उनके, जो मैंने पहले छोड़ दिया था वही प्रश्न है, यदि उनके वर्गों का योग 369 दिया है तो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर है -1 -2। तो क्या बोला है? धनात्मक संख्या, यानी कि इस तरफ वाली संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। तो हमने एक तो मान ली x और दूसरी मान ली y। अब क्या बोला है कि इनका अंतर 3 है, तो मैंने एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y। मैंने मान लिया कि x बड़ी है तो छोटी y हो गई, तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या हो गया? 3। अब इनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वेयर, तभी इसका वर्ग होगा। और इनका योग बोला है तो मतलब जोड़ना पड़ेगा फिर तो, और वाई स्क्वेयर, दोनों का आपका योग दे दिया 369, 369। अब हमने क्या करना है कि उन संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई हमें बताना है। x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सवाल यह है आपका। अब देखिए, x माइनस वाई यदि हम इसको होल स्क्वेयर कर दें और इस तरफ भी इसको स्क्वेयर कर दें तब क्या बनेगा? जो बनेगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का स्क्वेयर, ये इसका फार्मूला होता है x, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसका होगा ए स्क्वेयर मतलब कि आपका एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब कि वाई स्क्वेयर माइनस 2ab मतलब कि 2xy इक्वल टू 3 का भी होगा स्क्वेयर तो 9। इतना हो गया। यदि आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर, अरे यार फिर चला गया। मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से। इसको, हमारी पहली संख्या x थी, फिर y था इक्वल टू 3 था। अब क्या हमने निकाला? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy इक्वल टू 369। इतना हम लोगों ने कर लिया था। अब आप एक चीज़ देखने की कोशिश करो, यहाँ पर यदि मैं इसको स्क्वेयर कर देता हूँ दोनों तरफ से, तब क्या होगा? तब क्या होगा आपका? यहाँ पर मैंने दोबारा से फिर गलत लिख दिया। x माइनस वाई दिया है सबसे पहले, तो आप ये नोट कर लो 3। अब इनका स्क्वेयर दिए गए हैं दोनों का योग करके, कितना? 369, क्योंकि बीच बीच में गायब हो जाता है तो मैं इस वजह से थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। अब देखिए, यदि हम इसका स्क्वेयर कर दें दोनों तरफ से तो क्या होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy इक्वल टू 9। इतना समझ में आया या नहीं आया? अब आप एक बात देखो, हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की, और यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, यहाँ पर भी आपका x प्लस वाई स्क्वेयर है, यानी इतने की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। या इतनी वैल्यू कितना है? 369। तो इसकी जगह आप 369 क्यों नहीं रख देते? माइनस 2xy इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 369 को यदि हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा। तो पहले तो आप इसको लिखो 2xy इक्वल टू, यहाँ पर 9 प्लस का है और इस तरफ आकर 360, 369 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के ज़्यादा है, कितना बचा? 360। अब आप क्या करो, माइनस से माइनस को बिल्कुल ही उड़ा दो, यहाँ से इसको उड़ा दो, क्या बचा? 2xy यानी कि xy 360 जो आपका दो गुना में था मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका मल्टीप्लाई में था डिवाइड कर दो, कितने पे गया? 180, यानी एक्स वाई की हमारी आ गया 180। इतना समझ में आया? एक्स वाई हमारा आया 180, यानी एक्स और वाई की दोनों संख्याओं की गुणा 180 है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? दोनों का योग। योग पूछा है, मतलब कि एक्स प्लस वाई पूछा है हमसे, एक्स प्लस वाई पूछा है हमसे, कितना होगा? और यहाँ पर है एक्स प्लस एक्स गुणा वाई। तब आप दिमाग लगाओ कि 180 किन दो संख्याओं का मल्टीपल हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपका डायरेक्ट 18 गुना 10 हो,
तो 180 हो सकता है। लेकिन पूछा है, यहाँ पर बोला भी गया है कि अंतर 3 होना चाहिए, यहाँ पर अंतर 8 हो गया दोनों संख्याओं का, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सर 30 गुना 6 भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अंतर तो देख लो भाई, 24 है, हमें अंतर चाहिए सिर्फ 3। तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर आसपास होंगे, जैसे कि 18 और 10 आसपास है, 8 का फर्क है, तो इनसे भी कम गैप होगा। तो हमने थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया, हमने लिखा सर 15 गुना 12 भी तो होता है, कितना सर 180। तो भाई 15 गुना 12 और अंतर भी 3 है, तो इसका मतलब पहली संख्या 15 होगी और दूसरी संख्या आपकी 12 होगी, तभी तो आपका जो ए गैप है तब 3 आएगा। तब इनका योग पूछा है तो 15 + 12 27। तो पहले ही बोला था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बार बार मैंने आपको समझाया है, अब तो आपको आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन और था हमारा, हाँ ये ऊपर वाला, शायद यह कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, यह है हमारा बिल्कुल फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, 10 आदमी है, किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पहले तो ये देखो कि आदमी कितने हैं, 10 आदमी हैं, इनके साथ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, बस ये 10 आदमी हैं, एम लिख देता हूँ मैं। किसी काम का 2/5 भाग, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये 2 भाग ये 8 दिन में करते हैं। तो 5 भाग कितने दिन में करेंगे भाई, 20 दिन में तो करेंगे डायरेक्ट। 2 भाग मतलब कि यह ऊपर वाला किया हुआ काम और नीचे वाला टोटल काम, तो 5 टोटल काम है और 2 उसमें से कर दिए हैं। तो 2 8 दिन में, तो 1 4 दिन में क्या होगा और 5 20 दिन में, क्या समझ में आया? जो 2/5 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 काम उन्होंने कर दिए, 5 टोटल काम है, तो 8 दिन में किया है 2/5, यानी कि 2 काम 8 दिन में किए। जहाँ पर 2/5 लिखा है, इसका मतलब यही है कि 2 काम तो कर दिए 8 दिनों में, तो 2/5, 2 काम किए 5 में से, कुल 5 काम है, तो 2 यदि 8 दिनों में करते हैं तो 5 काम कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में तो करेंगे भाई। अब काम कितना है, मैन मैटर ये करता है कि काम कितना है। काम वैसे तो आप 10 आदमियों के साथ मल्टीप्लाई करके उस तरफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम 20 मान लेते हैं कि सर 20 काम है, ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए। अब आगे बोला है कि 8 काम तो हमने कर दिए, मतलब 8 दिनों में कितना हो गया, 8 दिन में 8 काम तो हमने कर दिए, बचा कितना हमारे पास 12। तो बोला है कि उस कार्य के शेष कार्य को, शेष भाग को 12 दिनों में, मतलब कि 12 ही तो काम है, 12 ही दिनों में करना है। तो मजदूर कितने भाई, पहले से ही जब सेम चल रहा है तो मजदूर भी तो उतने रखो। तो मजदूर कितने थे, पहले भी 10 और अब भी 10। तो डेट्स इट। तो इतने थे आज की हमारी इस टोटल वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्न। और जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, तो यदि आप HTET देते हैं, देखो मैंने एक प्रश्न घर पर नहीं बनाए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपको नीचे इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले तो बता दूं कि है 3 सालों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2021, 22 और 23 के। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि HTET में हुआ, ये 2023 में हुआ था 3 दिसंबर को। इसके बाद वाला यदि हम कोई देखते हैं, ये यह उससे अगले दिन हुआ था 4 दिसंबर को, ये लेकिन पिछले साल वाला है, ठीक है, 2022 का। और यहाँ पर देखते हैं हम, ये आपका 9 दिसंबर 1921 में हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि HTET एक ही बार एग्ज़ाम होते हैं, वो भी आपका दिसंबर या जनवरी में होते हैं, ठीक है। तो 3 सालों के अलग अलग टाइप्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि द टीचर्स क्या करता है कि आपको, द टीचर्स की यही है पहचान, कम समय में अधिक ज्ञान का मतलब है कि अधिक नॉलेज, ठीक है। तो कोशिश यही करते हैं कि आपको बहुत कम समय में एक ऑथेंटिक और एक ही जगह से ऐसा सोर्स अवेलेबल करवा दे जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। चाहे आज की आपकी वीडियो खरी आपकी 1 घंटा और 5 मिनट या आपके 65 से 70 मिनट की आपने जो आपका अमूल्य टाइम दिया है, तो यकीन करना कि यहाँ से आपके 5 6 इनफैक्ट 7 नंबर भी आप यहाँ से गेन कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है, जो थोड़े से भी कंसेप्ट क्लियर करने की क्षमता रखता है, जिसने थोड़ा सा भी सीखा है। यदि फिर भी मैं यहीं बैठा हूँ, यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो भाई टेलीग्राम हमारा किस नाम से है, TheTeachers02, ऐसा लिख दो। लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, सबसे ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो वहाँ से। और टेलीग्राम पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करो,
यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तब भी हम आपको, जब आपका आपका हाथ थाम ही लिया है, तब आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। जो आपको नहीं आता आपको पूरा कंप्लीट करवाने का एक वायदा करता है द टीचर्स। इस वीडियो को जो लोग देखेंगे 5 नंबर बिल्कुल आप मिनिमम इस वीडियो के कंसेप्ट से मान के चलो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पूरे के पूरे उठाए हैं, लेकिन फिर भी 1-2 प्रश्न ऐसा ही आ जाता है, पूरी गारंटी नहीं देनी चाहिए। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि 10 में से 5 या 6 नंबर जिसने भी इस वीडियो को देख लिया, 1 घंटा इन्वेस्ट कर दिया, तो इसी कंसेप्ट में से आपका आ जाएगा। बस कंसेप्ट कर लो और जो आपके फॉर्मूले बताए हैं मैंने उनको कर लो, स्क्वायर कर लो 1 से 20 तक, पहाड़े कर लो 1 से 20 तक, कुछ फॉर्मूले कर लो, आपके 5, 6 या 7 मार्क्स खरे खरे हैं। आपके रीजनिंग के लिए मैंने एक ही क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास की है। उसके आपके 10 में से 10 कवर हो जाएंगे 101%। उस वीडियो को देख लो, इसी यूट्यूब चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो चीज़ें नहीं मिलती टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लिया करो, या फिर हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम द टीचर्स के नाम से है, जो कि आपको लिंक यहीं से मिलेगा। तो जितने लिंक हैं उन पर क्लिक करके उनको ज्वाइन कर लो। जो आपकी एसएसटी की क्लास है, जिसका जिन लोगों का एसएसटी सब्जेक्ट है उनको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसएसटी की रूटीन में क्लास आ रही है, तो आप उसको देखो, पास तो आप बिल्कुल ईजी से ईजिली हो ही जाओगे। हरियाणा जीके की मैराथन्स भी डाल दी गई हैं 3-3 घंटे की, उनको देख लो, पास हो जाओगे। रीजनिंग की डाल दी गई है, आपकी आज मैथ की भी मैराथन आ चुकी है, आपकी एसएसटी की मैराथन्स आ चुकी है, स्पेशल पॉलिटी की आपकी मैराथन डाल दी गई है। तो इतनी मैराथन है भाई, अगर आप देखोगे तो पास तो आप इजिली बिल्कुल आराम से हो ही जाओगे। तो चलिए देखिए, आपको क्या करना है, भड़क नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि यह स्टडी का काम है। बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। जो जिस प्रकार से हमारे घर पे सीढ़ियाँ होती हैं, हम एक पाँव, फिर उससे अगले पे दूसरा पाँव, फिर पहला पाँव, मतलब कि तीसरी सीढ़ी पे, तो ऐसा ही हमें स्टडी में भी करना है। डाइजेस्ट करना सबसे बड़ी बात होता है। आराम आराम से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तब कॉन्टैक्ट कर लिया करो, पूछ लिया करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करो। जितनी आपके पास जिम्मेदारियां हैं, सुबह उठना हो, आपने जो काम करने हो, तो उनको, आपके बच्चे स्कूल के लिए प्रिपेयर करने हैं, खाना बनाना है, स्कूल से लेके आने हैं, आपकी जॉब है, जो भी आपके कार्य है, और मम्मी पापा के प्रति सदैव आप लॉयल रहो। यकीन करना कि वही बोलते हैं कि भगवान ने शायद आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रखा होगा। आप लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।